इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको रिकार्डो की जो थ्योरी है रेंट की वो आपको समझाई हुई है, जो बताती है कि रिकार्डो ने बताया था कि जो रेंट मिलता है वो केवल और केवल लैंड को मिलता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट बताती है कि जो लैंड होता है, रेंट होता है, वो केवल और केवल लैंड को नहीं मिलता, बाकी के सभी फैक्टर्स को मिलता है। तो किस लिए ये रेंट क्रिएट होता है वो डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम तरीके के कोर्सेज मिलेंगे। वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में। तो देखिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो एक तरीके का इंप्रूवमेंट है, और रिकार्डो की जो थ्योरी है उसका इंप्रूवमेंट वर्जन आप उसे बोल सकते हो, और ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है। और इस थ्योरी को जो डेवलप करने का काम किया था वो किया था जेएस मिल ने। इसके अलावा पेरेटो ने, मार्शल ने, जॉन्स रॉबिन्स ने इसको डिस्कस किया। तो जॉन्स रॉबिन्स की एक बुक थी जिसका नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। उसमें उन्होंने रेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया, उन्होंने, देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू हर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि केवल लैंड नहीं बल्कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, any factor of production will yield rent if the supply is inelastic in relation to demand। देखिए यहां पे आपको समझना है ये वाला कि अगर किसी भी फैक्टर की सप्लाई इनइलास्टिक होगी तो उसको रेंट मिलेगा। यानी कि अगर किसी भी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी, यानी कि जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, तो उसे रेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, परफेक्टली इलास्टिक से कम होगी, तो उसको रेंट मिलेगा ही मिलेगा। यही मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू कैसे मिलेगा। यानी कि इन रियल लाइफ नो फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक इन सप्लाई, हेंस ऑल फैक्टर अर्न रेंट, यानी कि सभी फैक्टर को रेंट मिलता है। और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, इकोनॉमिक रेंट इज द सरप्लस दैट इज नॉट लैंड अलोन, इट कैन बी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहां पे आप एक चीज समझ लीजिए, जो आपको कंक्लूजन लेके अगले स्लाइड पे चलना है, कि रेंट सभी फैक्टर को मिल सकता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो इंटरप्राइज हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो उसको रेंट नहीं मिलेगा, अगर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो उसको रेंट मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि एक ही केस में रेंट नहीं मिलता, वो है कि उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, उस केस में रेंट क्रिएट नहीं होता। यहां पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार रेंट क्या है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मानते थे कि रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। तो यहां पे सबसे पहला काम हमारा समझना है कि एक्चुअल अर्निंग क्या है और ट्रांसफर अर्निंग क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं किसी जॉब में हूं और करंट जॉब में मान लीजिए मुझे मिलते हैं 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए मेरी यहां से सैलरी गिरकर 90,000 हो जाए, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा या जॉब में बने रहूंगा? डेफिनेटली बना रहूंगा। इसी तरीके से अगर 60,000 हो जाए तब तो भी मैं बना रहूंगा। अगर 50,000 हो जाए तब तो मैं इसको एग्जिट कर लूंगा। अब सपोज कीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से, तो यहां पे मैं चलिए ये एग्जांपल ही दे रहा था। तो ये वाली जो है ये मेरी कहलाएगी ट्रांसफर इनकम, और ये वाली कहलाएगी एक्चुअल इनकम, और ये जो बीच का डिफरेंस है वही रेंट कहलाएगा। यानी कि एक्चुअल इनकम वो है जो किसी भी फैक्टर को उसके करंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रहा है, और ट्रांसफर इनकम वो है कि जो उसे मिनिमम उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो उस काम को छोड़कर किसी और काम में चला जाएगा। कई जगह इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, सपोज कीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, और इकोनॉमिक्स पढ़ाकर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कमा लेता हूं। सिंपल सी बात समझ लीजिए। अब मान लीजिए सडनली मार्केट में से इकोनॉमिक्स की डिमांड खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। सरकार ने कहा कि भाई कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ेगा ही नहीं आज के बाद, बात खत्म हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ
कि क्या मैं पॉल साइंस पढ़ा सकता हूं, क्या मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, क्या मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूं? मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता। हालांकि तैयारी करूंगा तो पढ़ा लूंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल लगभग लगभग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने में गुजारा है, तो डेफिनेटली उतना एफिशिएंसी कहां पे ला पाऊंगा कोई और सब्जेक्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो हूं वो स्पेसिफिक फैक्टर हूं, स्पेसिफिक फैक्टर हूं मैं। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इकोनॉमिक्स, चलिए या मान लीजिए, चलिए इसका क्या हुआ, डिमांड कम होना शुरू हो गई, इकोनॉमिक्स की डिमांड करना शुरू हो गई, तो मैं इकोनॉमिक्स में तब तक बना रहूंगा जब तक कि मेरे को कोई और काम में कर ही नहीं सकता। इसका मतलब 20,000 अगर मुझे इकोनॉमिक्स से मिलेगा तो भी मैं इकोनॉमिक्स में ही बना रहूंगा, लेकिन अगर 20,000 नहीं मिल रहा है तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा ही, फैमिली चलाने के लिए कुछ तो करोगे। तो कहने का सिंपल मतलब यहां पे ये हुआ कि ये जो 1 लाख रुपीज है ये है एक्चुअल इनकम, और किसी काम में मिनिमम बने रहने के लिए चाहिए वो 20,000 रुपए है, तो वो मेरी ट्रांसफर इनकम है, और ये बीच का जो डिफरेंस है वही रेंट कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कंसेप्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्चुअल इनकम का मतलब है जो सेक्टर को प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से मिल रही है, ट्रांसफर इनकम का मतलब है जो मिलनी चाहिए, कम से कम उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए अगर उसके काम में बने रहना है, अदरवाइज वो काम में बना नहीं रह सकेगा। तो रेंट क्या है? रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेंट अराइज क्यों होता है? रेंट अराइज होता है स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर से। देखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जिस लेवल की तैयारी आप कर रहे हो सकता है उतने ना मिले। यानी कि जितना ज्यादा आप विशेषज्ञता की तरफ चले जाओगे उतने ही अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स कम होती चली जाएगी। बात सारी ये है, आंखों का डॉक्टर, आंखों में भी अंदर का जो कार्य है उसका डॉक्टर आपको बहुत ही कम मिलेगा। इसीलिए तो डॉक्टर को ज्यादा पैसे देने को लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर, भाई आप एक बात बताइए सिंपल सरल भाषा में, आखिरकार हम एक डॉक्टर को ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? आप डॉक्टर की दुकान पे गए, डॉक्टर ने आपको 5 मिनट के अंदर आपको दवाई लिख दी और आपने उसे 500 रुपए दिए, जबकि एक लेबर पावर दिन काम करके भी 500 रुपए नहीं कमा रहा है। इसकी वजह है स्कैरसिटी, क्यों? और इसकी वजह है स्पेसिफिकेशन। स्कैरसिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर भी उसी तरीके से मिलना शुरू हो जाए जैसे लेबर मिल रहा है, हर चौराहे हर मोड़ पर आपको डॉक्टर मिले, तो डेफिनेटली आप भी उसके लिए उतने पैसे देने को तैयार नहीं होंगे। सिंपल मतलब यह हुआ कि किसी फैक्टर को रेंट मिलता है उसकी स्कैरसिटी की वजह से। दूसरा, उसके अंदर जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी कि विशेषज्ञता होती है, उसकी वजह से। तो विशेषज्ञता के मतलब क्या हुआ कि एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर, दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर वो है जिसको आप किसी एक काम में लगा सकते हो, ऑल्टरनेटिव काम नहीं होता। भाई अब मैं पिछले 20 साल 22 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे बैंक की नौकरी करवाओगे तो मैं भैया नहीं कर पाएंगे। चलो कर भी लिया तो उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जितना यंग बच्चा कर पाएगा। अब मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बैंक की नौकरी करने की जो एज होती है वो 20 साल 22 साल है। अब उतने में तो अब भाई हम शुरू से शुरू करना पड़ेगा अगर कोई और काम करोगे। यानी कि मैं अपने आप को एक स्पेसिफिक फैक्टर मानता हूं जिसका यूज किसी एक काम में किया जा सकता है, वो है इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। और नॉन स्पेसिफिक फैक्टर वो है जिसको आप किसी भी काम में यूज कर सकते हो। मान लीजिए कोई यंग स्टूडेंट है, 18 साल हुआ है, अभी उसने या 12वीं की है या ग्रेजुएशन की है, चलिए 20 साल का हो गया, आप उसको डॉक्टर बनाओगे तो डॉक्टर की अगर उसने पढ़ाई की है तो डॉक्टर की तरफ चला जाएगा। आप उसे सीए भी बना सकते हो, आप उसको वकील भी बना सकते हो, आप उसको कारपेंटर भी बना सकते हो। भाई जिस तरीके का वो एक्सपीरियंस लेगा वो उस तरीके के फील्ड में चला जाएगा। यानी कि 20 साल में या 18 साल में वो एक नॉन स्पेसिफिक फैक्टर है, ठीक है। और जबकि ये जो 45 साल में हो गया, जो 42 साल में हो गया, वो एक स्पेसिफिक फैक्टर बन गया, खासतौर पे तब जब उसने एक लंबा एक्सपीरियंस इन सब चीजों से ले लिया है। तो यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि किसी भी फैक्टर को जो रेंट मिलता है वो उसकी स्पेसिफिक, यानी कि वो एक विशेषज्ञ है उसकी वजह से मिलता है। तो इसके बेस पर हमने 3 कैटेगरी हम बना के आपको समझा रहे हैं, और तीनों कैटेगरी के लिए मैं आपको एक अलग से पेज बना देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहला हम मान के चल रहे हैं नंबर 1 कि कोई केस ऐसा है जहां पर सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है फैक्टर की। तो उस केस में कैसे रेंट क्रिएट होगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ये वाला केस हम करा रहे हैं, रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, चलिए मैं लिख देता हूं, फैक्टर सप्लाई
कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, तो उस केस में रेंट कैसे क्रिएट होगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये तब होता है जब कोई भी फैक्टर नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि उसको किसी भी काम में लगा सकते हो। तो उस केस में जब आप इसकी सप्लाई जो होती है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके की सप्लाई होती है। ये कब है? जब कोई फैक्टर नॉन स्पेसिफिक हो, जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी, यानी कि जहां से सप्लाई कर्व शुरू होता है वो एक तरीके से उसकी ट्रांसफर अर्निंग है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इसकी ट्रांसफर अर्निंग है, जो कि है 1000 रुपए के बराबर। ठीक है जी, हमने मान लिया कि वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग है जो कि 1000 रुपए के बराबर है, और ये डिमांड है। जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हम ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम इंट ए है, क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है OQ, यानी कि फैक्टर जो यूज किए जा रहे हैं वो OQ, और जो एक्चुअल इनकम है वो है OP, यानी कि यही आपकी एक्चुअल अर्निंग भी है। तो आप देख सकते हो कि इस केस में जो एक्चुअल इनकम है, एक्चुअल इनकम है वो 1000 है, जो ट्रांसफर इनकम है वो भी 1000 है, तो जो रेंट आएगा बीच का डिफरेंस वो 0 आएगा। इसका मतलब इस केस में रो रेंट, किसी भी तरीके से रेंट क्रिएट नहीं होगा। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए किसी भी फैक्टर की डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए डिमांड हम बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ने से आप देख सकते हो, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, इसका मतलब जितना चाहिए लेबर अवेलेबल है, जितना चाहिए फैक्टर अवेलेबल है, जितना चाहिए लैंड अवेलेबल है, जितना चाहिए मशीन अवेलेबल है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि फैक्टर की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना अवेलेबल है। उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट बी हुआ और जो सप्लाई है वो बढ़कर Q1 हो गई। लेकिन आप देख सकते हो कि अभी भी किसी भी तरीके का रेंट नहीं बना, क्योंकि अभी भी एक्चुअल इनकम जो है वो 1000 है और अभी भी ट्रांसफर इनकम 0 है। इसका सिंपल मतलब हमें यह समझना है कि अगर कोई फैक्टर जिसकी सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक, उस केस में किसी भी तरीके से फैक्टर को रेंट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो उसे किसी भी तरीके का रेंट नहीं मिलेगा। यही बात हमने दोस्तों यहां पे भी समझाई हुई है इस वाले डायग्राम में। ठीक है, इस वाले डायग्राम में समझाई हुई है, द सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन एट एग्जिस्टिंग रेट द सप्लाई ऑफ फैक्टर कैन बी इंक्रीज अप टू एनी एक्सटेंट। यानी कि जितनी चाहिए उतनी सप्लाई करना अवेलेबल हो, जितनी चाहिए उतनी सप्लाई अवेलेबल है, उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। द एक्चुअल अर्निंग ऑफ फैक्टर आर इक्वल टू ट्रांसफर इनकम, thus there is a no difference between actual earning and transfer income, so there is no rent। यानी कि इस केस में किसी भी तरीके का रेंट एक भी किसी भी फैक्टर को नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या निकालना है कि रेंट केवल उस कंडीशन में मिलता है जब एक फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक ना हो। यानी कि अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है फैक्टर की तो फैक्टर को किसी भी तरीके से रेंट नहीं मिलेगा। ये आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेके चल रहे हैं जिसमें फैक्टर की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। देखिए दोनों ही केस एक्सट्रीम केसेस हैं। दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं, यही आपको समझा देते हैं। देखिए दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं। सेकंड केस में हम ये मान लेते हैं कि जो सप्लाई है ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी कि ये ऐसा फैक्टर है जिसकी सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड है, जैसे कि लैंड हुआ, इसकी सप्लाई को अब बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो सप्लाई कर्व जहां से स्टार्ट होता है वही उसकी ट्रांसफर अर्निंग होती है। ये मान लीजिए सप्लाई कर्व है और इसको स्टार्टिंग हुआ है, मतलब लेवल जो है 0 है, इसका मतलब एक तरीके से ये वाली जो है वो उसकी ट्रांसफर अर्निंग है। ठीक है जी, हमने आपको समझा दिया ट्रांसफर अर्निंग उसकी 0 है। और डिमांड कर्व ये है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ए है। इस केस में ये जो है मान लीजिए ये हमारी 1000 है, ये उसकी एक्चुअल इनकम है।
तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये रेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये सारा का सारा हिस्सा उसे रेंट के रूप में मिलेगा। ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई फैक्टर स्पेसिफिक है जिसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, उस केस में किसी भी फैक्टर को जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो रेंट कहलाएगा। और इसकी बात करें, देखिए अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें कि अगर डिमांड इंक्रीज होने का इस पर क्या असर पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो फैक्टर का जो रेंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि रेंट की जो मात्रा है वो डिमांड पर डिपेंड करती है। अगर डिमांड घट जाए, तो रेंट केवल इतना रह जाएगा। तो यहां पे आपको समझना है कि अगर कोई फैक्टर परफेक्टली इलास्टिक हो तो उस केस में जो ट्रांसफर अर्निंग होती है वो उसकी जीरो होती है। इसका मतलब वो उस काम में बना रहेगा जो वो काम कर रहा है, क्योंकि सप्लाई को घटाना पॉसिबल नहीं है, वहां से छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है। जबकि जो उसको एक्चुअल इनकम मिलेगी उसके बीच का जो डिफरेंस है वो रेंट है, तो सारे का सारा हिस्सा रेंट कहलाएगा। यहां पे देखिए हमने यही सब बातें लिखी हुई हैं। द सप्लाई ऑफ ए फैक्टर ऑफ परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड डू नॉट अफेक्ट द सप्लाई, यानी कि डिमांड बढ़े घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सप्लाई करने वाला है वो सप्लाई करता ही रहेगा। इस केस में उसकी जो ट्रांसफर अर्निंग होगी वो जीरो होगी। जब ट्रांसफर अर्निंग जीरो होगी तो जो सारा का सारा पैसा मेरे से मिल रहा है वो इकोनॉमिक रेंट कहलाएगा। ऐसा आपको समझना है। तीसरा हम केस लेके चल रहे हैं जहां पर सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, बल्कि लेस इलास्टिक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमने 5 केसेस पढ़े हुए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। ये हमारा ES मोर देन 1, ES लेस देन 1 और ES इक्वल टू 1 को कंबाइन करके बनाया हुआ है, क्योंकि यहां पे हम बेसिकली इलास्टिसिटी का फर्क नहीं बता रहे। यहां तो हम ये बता रहे हैं कि अगर लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक का मतलब सप्लाई इस तरीके से है, ये हमने सप्लाई ले लिया लेस इलास्टिक का, और ये हमने डिमांड ले लिया, तो ये वाला जो है ये हमारी कहलाएगी ट्रांसफर अर्निंग। थोड़ी सी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि 500 रुपए है, और यहां पे जो कट इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं E। इससे जो प्राइस डिसाइड हुआ ये कहलाएगी हमारी एक्चुअल अर्निंग, जो कि मान लीजिए 1000 है। तो इसमें से ये माइनस कर दें तो कितना आएगा, 500 आएगा, जो कि रेंट कहलाएगा। यानी कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा रेंट है। The supply of factor is less elastic when increase in the demand follow the less increase in the its supply, यानी कि जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है उतनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। उस केस में कुछ हिस्सा किसी भी फैक्टर को रेंट के रूप में मिलेगा। तो यहां पे अगर हम ये मान लें कि फैक्टर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए डिमांड इंक्रीज होने से यहां पे आप देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं E1। यानी कि अब सप्लाई जो है फैक्टर की वो पहले से ज्यादा होगी, Q2 के बराबर होगी, और फैक्टर को जो एक्चुअल इनकम होगी वो पहले से ज्यादा होगी 1500 के बराबर। और आप जैसा कि देख पा रहे हो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये सारा का सारा हिस्सा रेंट के रूप में किसी भी फैक्टर के लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सरल भाषा में समझा देता हूं कि अगर कोई फैक्टर, देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, अगर कोई फैक्टर, क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं, इस तरीके का है जिसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, तो उसे किसी भी तरीके का रेंट नहीं मिलेगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है सॉरी, तो सारा का सारा हिस्सा रेंट होगा, और इस केस में कुछ हिस्सा रेंट होगा। लेकिन रेंट केवल डिमांड, सप्लाई डिसाइड नहीं करेगी, डिमांड भी डिसाइड करेगी, क्योंकि एक्चुअल इनकम तो, एक्चुअल प्राइस तो डिसाइड करने का काम डिमांड करती है। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और सप्लाई जहां से शुरू होती है वो ट्रांसफर अर्निंग होती है, इसलिए क्योंकि इस केस में ट्रांसफर अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग बराबर बराबर है, इसलिए नो रेंट मिलेगा। यहां पे ये ट्रांसफर अर्निंग है, ये एक्चुअल अर्निंग है, तो ये सारा का सारा रेंट हो जाएगा।
और इस केस में ये ट्रांसफर अर्निंग है, ये एक्चुअल अर्निंग है, इसलिए कुछ हिस्सा रेंट के रूप में एक फैक्टर को मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।